आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 है शायद। कौन सा है? 6 है। चलो समझते हैं। जैसा कि ये रिवीजन ही टाइम है तो ज़्यादा डिटेल कोशिश करेंगे बताने के। चैप्टर 6 आपका क्या नाम बताया? लाइन्स एंड एंगल्स। एक से ज़्यादा लाइन्स की बात करेंगे हम इस चैप्टर में और एक से ज़्यादा एंगल्स की, है ना। सबसे पहले इनकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, हम उसको समझ लेते हैं। कैसे डेफिनेशंस हैं? बेसिक। लिखने वाला काम आपको मिल जाएगा पीडीएफ से। पीडीएफ आपको पता ही कहाँ मिलता है। बाकी चलिए एक एक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। इधर देखो सामने, यहाँ तक दिख रहा है ना? ठीक। पहला चीज है समझना हमें, जो कि है पॉइंट। क्या है? पॉइंट। स्टार्ट करें हम लोग पॉइंट समझना कि लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे पहली पॉइंट चीज आती है पॉइंट्स। क्या आती है? पॉइंट्स। तो पॉइंट है, पॉइंट होता क्या है? पॉइंट होता है एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट क्या होता है? जैसे आपने यहाँ पे एक हल्का सा मार्कर से डॉट रखा है, जो कि शायद उसमें ना दिख रहा हो, आप लोग को दिख रहा है, या थोड़ा सा बड़ा दिखा दे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो जो रिप्रेजेंट किया जाता है फाइन डॉट से। किस डॉट से? फाइन डॉट। डॉट मतलब छोटी सी चीज, है ना। तो फाइन डॉट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया और इसी चीज को हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोल देते हैं? पॉइंट। ये किसी भी चीज का क्या बताता है? एग्जैक्ट लोकेशन। इट शोज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ समथिंग और बाय अ डॉट, बाय अ डॉट, जिसका कोई शेप एंड साइज नहीं होगा। यानी कि ये जो है इसका रेडियस 0.2 mm होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा भी डॉट हो सकता है, तो इससे हमें नहीं जानना है। हमें जानना बस एक डॉट होता है। क्या होता है? डॉट। इतनी बात क्लियर है? तो पॉइंट के बाद अगली चीज आती है लाइन। क्या आती है? लाइन आती है। लाइन क्या होता है? लाइन में आपको बताऊं तो बहुत सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को, किसको? बहुत सारे पॉइंट्स के कलेक्शंस को, द कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स इज नोन एज लाइन। जैसे ये हमने डॉट 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 खींचा, ये तो आप जानते ही। अब खूब ज्यादा खींच के उनको मिला दें, मिला देंगे तो ये लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइन। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है लाइन में? तो दूसरी बात यह है लाइन में कि लाइन गोज इन अपोजिट डायरेक्शन इनफिनाइटली या इन्फिनिटली। इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश का वर्जन था, वर्जन मतलब जो लिखा होता है किताबों में। आपको मैं समझाता हूँ। लाइन जो होता है वो एंडलेसली अपने अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करता रहता है। मतलब लाइन अगर मान लो ये हम माने हमारा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड में भी चलता जाएगा और लेफ्ट साइड में। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कोई बिगिन पॉइंट भी नहीं। ठीक, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है? अब ये पूछ ले बिगिन पॉइंट है अगर कोई चीज का, उस चीज को हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं? जो रे होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो एक डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ता जाए। जिसका एंड पॉइंट हो एक और एक डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ता चला जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? रे। ठीक है, जैसे सन, सन से जो लाइट आती है, मान लो सन है, सन एक पॉइंट हो गया, वहां से जो लाइट आती है उसको आप रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअस बढ़ता रहता है। इतना क्लियर है? तो आपको लाइन, रे और पॉइंट, तीन बातें समझ में आ गई। चौथी बात हम समझेंगे लाइन सेगमेंट। क्या समझेंगे? लाइन सेगमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज लाइन सेगमेंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लिया ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? लाइन सेगमेंट। क्या बोल देंगे? लाइन सेगमेंट। अब समझते जरा कुछ चीजें कायदे से। क्या कायदे समझते हैं? भाई रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, किसका? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में आप समझिए सबसे पहले पॉइंट्स का कैसे होगा। तो पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक डॉट से दिखा देते हैं हम। किससे दिखा देते हैं? डॉट से। फिर लाइन की अगर बात करें, जैसे सपोज दैट ये लाइन को जा रही है इधर से इधर, है ना, यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी, तो लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। क्लियर है? मतलब आप समझिए ये है रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन। ये किसका था? पॉइंट का। ये किसका था? लाइन का। अभी रे की बात कर लें,
कि जैसे मान लो ये पॉइंट है O और इधर क्यों जा रहा है A, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप, कोई आइडिया? सिर्फ एक डायरेक्शन दिखा देंगे हम। किस डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये दिखा रहा है कि A की तरफ जा रहा है, अगर ये कहीं हम ऐसे दिखा दें इधर की ओर, तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट A होना चाहिए था, तब ये गलत हो जाता है, तब हमको ये इधर एरो दिखाना चाहिए था। आई थी बात समझ में? नो डाउट। तो ये हो गया हमारा रे को शो करना। किसको शो करना? रे को। चौथा हमने क्या लिखा था? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे दिखाते हैं? एक लाइन, ठीक है, जो मतलब टर्मिनल और इनिशियल। टर्मिनल इनिशियल क्या होता है ये समझ लीजिए आप। जैसे पॉइंट है, इसको बोलते हैं इनिशियल। इनिशियल आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, जहां से शुरुआत होती है। टर्मिनल जहां तक वो जाती है ना, इनिशियल टर्मिनल आगे समझ में। तो ये दोनों पॉइंट को फिक्स है, ये इनिशियल है, टर्मिनल है। टर्मिनल भी फिक्स है ना, फिक्स होना चाहिए। तो दोनों में अब आपको ए भी समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई पेपर्स में आपको ऐसा मिलता है एमसीक्यूज में, तो आप उससे पहचान कर सकते हैं कि इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। क्लियर है सबको? ये बेसिक सी बात थी कुछ, ठीक। अब बात आती है कि हमें तीन चीजों के बारे में डिफ्रेंशिएट कर लेना है। कितने चीजों के बारे में? ये इतना हो गया ना, समझ में आ गया? वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। एक है हमारा लाइन, दूसरा है हमारा रे, और तीसरा है हमारा लाइन सेगमेंट। पहली चीज है लाइन, दूसरा क्या होगा हमारा? रे, और तीसरी चीज क्या होगी? लाइन सेगमेंट, है ना। ध्यान समझिए, अभी मैं आपसे पूछूंगा अभी यही चीज। तो सबसे पहली बात हमें जो समझ में आई थी वो ये आई थी, इट हैज नो व्हाट? एंड पॉइंट्स या फिक्स पॉइंट्स, है ना। एंड पॉइंट से कह सकते हैं, इट हैज नो एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पहली बार सबको समझ में आ गई। रे के बारे में क्या है? हाँ, इट हैज वन एंड पॉइंट। अभी हमने आपको समझाया भी था ग्राफ में। इसके लिए पहली बात क्या होगी? इट हैज, दो ही होते हैं, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। क्लियर है? कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? अब इसके बारे में और क्या बता सकते हैं? क्या लाइन की लेंथ डेफिनेट होगी? डेफिनेट मतलब क्या फिक्स होगी? तो हम दूसरी बात लिख सकते हैं, लाइन डज नॉट हैव डेफिनेट व्हाट? लेंथ। वो भी लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं, एन डेफिनेट लेंथ। इसका मतलब कि जो लाइन है उसकी लेंथ डेफिनेट नहीं हो सकती। डेफिनेट मतलब कि हम उसको फिक्स नहीं कह सकते कि 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। लाइन की कभी भी लेंथ फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स लेंथ। आप इसको जनरल टर्म में समझ सकते हैं। अच्छा, रे का क्या होगा? क्या रे का फिक्स होगा? सेम। इनडेफिनिट इसका भी होगा, क्योंकि ये एक तरफ फिक्स तो है, एक तरफ फिक्स तो है, लेकिन दूसरी तरफ जाता रहता है। लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ बीच में है, और लाइन में नहीं है ना। लाइन में दोनों तरफ फिक्स नहीं है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं इनडेफिनिट लेंथ। अब ऐसा है क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में एमसीक्यू बेस भी आ जाए। तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, क्यों, है ना। लेकिन अब तीसरी बात आती है, मतलब इसकी बात में, तो लाइन सेगमेंट एक ऐसी चीज है जिसका लेंथ जो होगा वो डेफिनेट होगा। क्या होगा? डेफिनेट लेंथ। तो आपने साथ में चीजों को देखते गए और समझते चले गए। कोई डाउट है? और कुछ कह सकते हैं इनके बारे में? अब बात करते हैं, सर ये हवा में बात हो गई, कॉपी में क्या बात की जाए? तो कॉपी में बात की जाएगी कि लाइन को क्या हम कॉपी में या पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, इमेजिन करा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स नहीं है। इसकी लेंथ फिक्स नहीं है। वी कैन नॉट
ड्रॉ दिस या ड्रॉ इट ऑन पेपर ऑन, क्या इसको कर सकते हैं? रे को भी नहीं कर सकते क्योंकि एक तरफ तो ये भी बढ़ता चला जाएगा। एज्यूम कर लेते, जैसे आपने ये लिखा जो ना, ये एज्यूम कर लिया, लेकिन ये कहाँ तक है? अब इसको बढ़ाते चले जाओ। पेपर क्या बोर्ड पे कहीं भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इसमें से कुछ बस एज्यूम करते कि ये ऐसी चीज है, पर इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। जब फिक्स नहीं कर सकते तो हम इसको ड्रॉ भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट ड्रॉ इट ऑन पेपर। ठीक, अच्छा अब बताओ जरा, क्या लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं? तो वी कैन ड्रॉ इट कि 5 सेंटीमीटर ले ले, 5 सेंटीमीटर लेंथ ले ले तो हो सकता है। वी कैन ड्रॉ इट ऑन अ पेपर। ठीक, क्लियर है? हाँ जी। अगर इन दोनों में हम लोग ब्रैकेट में प्रॉपर्ली लिख सकते हैं क्या? क्या मतलब? मतलब एक तरीके से अगर हम लोग एरो बना दे तो इनफाइनाइट लाइन बन जाएगी, एक तरफ एरो दिखा दे तो रे बन जाएगी। लेकिन प्रॉपर्ली इसमें कह सकते हैं ना कि एक तरीके से तो लिख सकते हैं ना लाइन को, अगर दो तरफ एरो बना दो तो इनफाइनाइट लाइन। प्रॉपर्ली कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नहीं कर सकते हम लोग उसमें बना इस चीज को। ये बस आपको समझाने के लिए छोटा सा सैंपल दिखाया गया है। अभी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वहां ना लेकर के मैं लिख दूं नीचे पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन इज दिस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे इज दिस। ये चौथा पॉइंट हो सकता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं और ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये आपने पढ़ रखा है तो ऐसा नहीं है, हमने अभी आपको बताया कि हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, हमने आपको बस दिखाया है कि इसको ऐसे देखने में जो चीज़ आए समझ लेना वो रे है, ऐसे देखने में जो चीज़ समझ में आए वो क्या हो जाएगा? लाइन। और जो चीज़ ऐसे देखने में मिल जाए उसको समझ लेना वो क्या है? लाइन सेगमेंट। तो इसको ड्रॉ हम नहीं कर सकते हैं, वो आपको समझाने के लिए बताया गया है। अब आता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लाइन एंड एंगल्स पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम अभी चल तो कुछ हो ही जाए। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन बता सकता है? ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सबसे अच्छा टॉपिक यही इसलिए है बोलने में क्योंकि हाई स्कूल में ट्रायंगल चैप्टर में इस पे केस आते हैं। कोलिनियर की कोई स्पेलिंग बताएगा? कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलो बताओ भाई कोलिनियर क्या होता है? जो एक लाइन पे, एक लाइन पर हो, एक लाइन पे दो पॉइंट्स हो। तुम कहना चाहते हो जो एक लाइन सेगमेंट पे या एक लाइन पे कुछ पॉइंट्स हो उन्हें नहीं कह सकते हम? अब आपका कहना है कि सर अगर हम एक लाइन सेगमेंट की बात ना करें, लाइन पे बात करें, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये तीनों आपस में तो ये क्या है? कोलिनियर है। अब इनका कहना सर अगर हम लाइन सेगमेंट ले ले तो लाइन सेगमेंट में ऑलरेडी 2 पॉइंट तो होते ही हैं, अगर आपने एक पॉइंट और ले लिया तो तीनों पॉइंट तो एक ही पर है। लेकिन ये एक किस चीज पर है? लाइन पर है। किस पर है? लाइन। इसलिए हमने देखो ये लाइन लिया था, इसको अगर सी मान लो तो देखो बात तो वही पड़ गई ना, हमने इसी चीज को लिया तो लाइन सेगमेंट ने हम इसको लाइन पर भी दिखा सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो ये किस पे था भाई? कोलिनियर था, एक ही लाइन पर। अच्छा, नॉन कोलिनियर क्या होगा? जैसे ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, आपने इनको मिला दिया, एक ट्रायंगल सपोज बन गया। तो ये तीनों पॉइंट इसके क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो इनको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर, यही कहेंगे ना? पक्का? तो अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आता है कि ये लाइन जा रहा है, इसी के पैरेलल में एक और लाइन जा रही है, इसी के पैरेलल में एक लाइन और जा रही है, वहां पे भी ऐसे कुछ पॉइंट है और इसका नाम दे दिया CDEF, इस लाइन का नाम दिया L, इस लाइन का नाम दिया M। क्या ये दोनों आपस में कोलिनियर हैं? बताइए, क्या ये ABC और DEF आपस में कोलिनियर है? दोनों तो अलग अलग लाइन पे। अभी हमने कहा दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन देम आर एट एवरी पॉइंट आर सेम। इनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या होती है? सेम। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या ये ABC और DEF कोलिनियर हैं या नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं नहीं? पहले है वाले बताएं। 2 लोग ना 3 लोग है वाले में,
4 लोग हैं वाले में, ठीक। नहीं वाले में पूरे 20 लोग, ठीक। हाथ नीचे। चलो देखते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं, सपोज दैट ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। अभी तुमको ये दोनों कहाँ दिख रहे हैं, ऊपर नीचे? अब कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं? सामने देखो तो इक्वल नहीं दिख रहा है। तो अगर इक्वल दिख रहा है तो तुम्हें इसका ए पॉइंट दिखेगा, उसका ई पॉइंट दिखेगा क्या? नहीं। करीब लेते जाओगे तो एक ही नहीं आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर पैरेलल है तो पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे, ठीक। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके समझा दिया। कैसे? डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो भी है। फिजिक्स तो अभी बात नहीं कर रहा ना, मतलब आपके देखने के नजरिए पर है। अभी तो हमने इसको नीचे लिखा, अभी यही चीज मैं उठा करके इसी को लिख देता L और इसी को मैं फिर से लिख देता M। इसका मतलब एक ही पर 2 लाइन है और तब उस पर पॉइंट होगा तो वो भी तो कोलिनियर कहलाएगा। सर कंफर्म नहीं कह सकते क्या? नहीं होंगे, अगर पैरेलल है तो है। क्यों है? कारण बता दिया। अभी तो ये देखो नीचे था, अभी हमने उसको सामने कर दिया, तो तुम्हें क्या दिखेगा? E और B एक ही जगह दिखेंगे क्योंकि लाइन के बीच की डिस्टेंस सेम है, ठीक। कोई डाउट? पर बड़े हो जाओ, अगर पॉइंट्स को इधर उधर थोड़ा सा करें, पॉइंट पे इधर उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ तो कोलिनियर नहीं होगा, आपको ये कहना है? बिल्कुल होंगे। अगर लेंथ छोटी हो जाए तो? भैया लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन में लेंथ क्या होती है ना, एंडलेस होती है। चलिए इतनी बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। भैया इधर सामने देख लो, क्लियर है? दिख रहा है ना क्लियर? हाँ बस ठीक, इतना बोल सकते हो, फिजूल की चीजें नहीं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम समझेंगे एंगल। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। अब अभी तक तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी जो आपको आनी चाहिए थी। अब बात आती है एंगल्स में। पहली बात एंगल की, किस चीज की? एंगल की। एंगल कैसे फॉर्म होता है? जब एक रे, मान लो ये है, एक रे आपका ये है, इस रे का नाम है OB। क्या नाम है इसका? OB। इस रे का नाम है OA। क्या नाम है? OA। वो घर जा रहा है? अच्छा ठीक, चलो देखो, उसका नाम OB, इसका नाम OA है। जब 2 रे का एक कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स मतलब समझ आता है क्या? O से ही A निकल रहा, O से क्या निकल रहा? B। आर्म कह लें, वर्टेक्स ना कहते, कॉमन आर्म कह लें, है ना। तो इनके बीच में जो प्लेन हमें नजर आता है, प्लेन मतलब एरिया, ये पूरा एरिया नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में? इनके बीच में जो एरिया पूरा नजर आ रहा है, इस चीज को हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। ये दिख रहा है ना, इसको हमने एंगल से दिखाया। किससे दिखाया? एंगल से, ठीक। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? तो एंगल समझ में आ गया। लेकिन अब समझेंगे हम एंगल्स के टाइप्स। क्या समझेंगे? एंगल के टाइप्स। टाइप्स में क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। कॉमन वर्टेक्स ही कहते हैं उसको। आर्म तो इस चीज को कहते हैं। आर्म किसको कहते हैं? इसको आर्म कहते हैं, भुजा, है ना। आर्म मतलब भुजा। इसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स कह लें, कॉमन पॉइंट कह लें। क्लियर है इतना? चलो ये था एंगल। हालांकि डेफिनेशन आपको बहुत से किताबों में बहुत चीजें मिल जाती हैं, और आपने तो देख ही रखी है ना, 5-6 किताबें, 6 देखी हैं, ज़्यादा देख रखी होंगी। टाइप्स ऑफ एंगल कितनी किताबें? 12, 20 नहीं भाई। टाइप्स ऑफ, इतना भी सच नहीं बोलना है ना। अब तुम पिट जाओगे बेटा, झूठ भी नहीं बोलना है। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, क्या इसके भी बेस होते हैं? हाँ बेस होते हैं। चलिए समझाता हूं मैं। सबसे पहले आता है जीरो एंगल। क्या आता है? हालांकि लोग पहले एक्यूट से पढ़ाते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा जीरो एंगल या कंप्लीट एंगल। सबसे पहला एंगल जीरो एंगल। कौन सा एंगल? जीरो एंगल क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि जब 2 रे के बीच में, 2 रे का एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं भाई? उसके बीच के प्लेन या उसके बीच के रीजन को हम कहते हैं एंगल।
अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मान लो ये पहला पॉइंट है ए नाम से, एक रे ये चली गई, इसी पर ही एक दूसरी भी रे चली जाए सेम बी, दोनों एक ही पर है, दोनों कहाँ पर है, तो इनके बीच में कोई एंगल बनेगा नहीं, एंगल जो बनेगा उसको कहेंगे हम जीरो एंगल। क्या कहेंगे भाई, वैसे तो एंगल नहीं बन रहा लेकिन जो भी बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, जीरो एंगल। ठीक, इसका मतलब इसको डेफिनेशन में कैसे बताया जाए, इफ टू रे हैव सेम इनिशियल पॉइंट एंड पैरेलल टू ईच अदर, हाँ अगर ये ऐसे है या दे आर इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल ना कह के हम ये कह सकते हैं, सॉरी, दे आर इन सेम डायरेक्शन और दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होगा तब तो नहीं हो पाएगा, दे आर इन सेम डायरेक्शन कह सकते हैं, किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, देन दे आर नोन एज व्हाट, जीरो एंगल। ठीक, अभी इसका एक और भाई मिलेगा अभी हमको जो सबसे आखिरी में, पहले छोटे भाई से मिल लिया गया जीरो एंगल से, अभी हमने बताया कुछ ना, एक जीरो, अभी छोटे भाई साहब से बात हुई है, बड़े भाई साहब आखिरी में आएंगे, है ना, सब अभी जान लोगे क्या तुम। चलो आगे देखो, दूसरा है एक्यूट एंगल। क्या भाई, एक्यूट एंगल में क्या होता है, समझो, मान लो कोई एंगल है जिसको हम थीटा मान लें, क्या मान लें, थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा हो, 0 डिग्री से और लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, तो हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। अब उसके लिए हमें पहले 90 तो पता हो क्या होता है, 0 तो पता चल गया, 90 क्या होता है, तो उससे पहले हम 90 समझ लें। क्या समझ लें, 90, तब तो उसका ग्राफ बताएं। उस 90 वाले को कहते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल, वाह बहुत बढ़िया, हम नहीं पढ़ा रहे, तुम बोल रहे, हम लिख भी देते हैं, और क्या, चलो ध्यान दो, अच्छा बस हो गया। जब थीटा की जो वैल्यू हो वो 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि जैसे आपका एक पॉइंट था ओ ए, यही था ना, सपोज ये था एक रे आपका, और दूसरा रे इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर का मतलब ही वही होता है कि जब उनके बीच के डिस्टेंस कितना हो, 90 डिग्री, कितना हो, तो आप इसके सिंबल को इस तरह भी दिखाते हैं, इस चीज को हम कहते हैं 90 डिग्री। क्या कहते हैं, अब ये रे गलती से भी इससे छोटा हो जाए, इससे हल्का सा भी कम हो जाए, तो उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे, इसका मतलब एक्यूट एंगल कैसे भी हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर या कह ले सीधे नहीं हो सकता है। आगे समझ में क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। ठीक, अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए मैं आपको पहले आराम से समझा दे रहा हूँ। फिर आता है चौथा नंबर, राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में, और उसके बाद एक और आता है स्ट्रेट एंगल। दोनों को एक साथ समझा देते हैं, STRAI, स्ट्रेट एंगल। दोनों में कॉमन सी बात है, वैसे कोई कॉमन बात नहीं है, ध्यान से देखो। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब कोई एकदम सीधा मतलब O से एक रे है जो एक डायरेक्शन में जा रही है, जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा जाए, इसके कौन से डायरेक्शन में, OB, एक रे हमने माना OA जो एक डायरेक्शन में जा रही है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जब दूसरी रे जाएगी, कौन सी रे जाएगी, दूसरी रे, तो इस पे बनने वाला एंगल, एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सपोज डेट यहाँ से लेकर के इस एरो तक है, तो ये कर्व फॉर्म कर रहा है ना ऐसे, तो इस कर्व मतलब जहाँ पे गोल समझो सर्कल टाइप का बने, हाफ सर्कल, तो इस कर्व को जब हम ध्यान से देखें तो यहाँ जितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इस थीटा को हम बोलेंगे 80 डिग्री। इसका मतलब सॉरी 180 डिग्री। जब थीटा आपका 180 डिग्री हो, कितना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और कोई भी एंगल 90 से अगर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, और 180 से कम है, 180 से कम है, तो उसको कैसा एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा,
कम होगा, लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है? तो ऑब्ट्यूज समझ में आ गया, स्ट्रेट समझ में आ गया, राइट समझ में आ गया, एक्यूट समझ में आ गया, जीरो मतलब समझ में आ ही गया था, है ना। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है? रिफ्लेक्स एंगल। चलिए उसको समझते हैं। चलो देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? अभी तक इतनी तो बात समझ में आ गई कि एक था 0 और 90, उसके बीच वाले को एक्यूट बोल लेते थे। 90 से 180 के बीच वाले को ऑब्ट्यूज बोले थे। फिर स्ट्रेट लाइन है जिसको हम 180 बोले हैं। अब कोई एंगल 180 से ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? But less than 360. हाँ, अभी वो रिस्ट्रिक्शन बता रहे हैं कि अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कैसा? जैसे ये हमारा ओ ए और ये एरो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है बी, ठीक है, और ये एंगल यहाँ से होकर के इतना दूर जब आए, इस थीटा वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा? Reflex. इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल, जिसको हमने कहा था जीरो एंगल। अब ये भी सुन लीजिए, कंप्लीट एंगल जिसको हमने क्या कहा था? जीरो एंगल। क्यों कहा था? वहां पे यही सेम केस कि इधर से मान लो ए भी है, ये इसी पे क्या जा रहा है? बी भी, ए एंड बी। तो हमने जीरो दिखाने हमने कहा यहीं से यहीं तक है, लेकिन जब ये पूरा चक्कर लगा करके ऐसे आ जाए, एरो को ध्यान से समझिएगा कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट जो था वही इसका फाइनल पॉइंट हो जाए। मतलब ये एक कंप्लीट जब रोटेशन लगा लेता है, एक कंप्लीट चक्कर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, जिसमें थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? 360 डिग्री, ठीक है। और जीरो वही होता है जब रोटेशन नहीं होता है। क्लियर है? इतना समझ में आ चुका है? कोई डाउट? तो अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर, लेकिन क्वेश्चन से पहले अभी और भी है, क्वेश्चन से पहले और भी है टॉपिक समझ लेते हैं। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए समझते हैं। कितने हो गए? 6 एक साथ हो गए, 8वां नंबर। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? अच्छा सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया था, सॉरी कंप्लीट हो गया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 8वां नंबर होगा। Complementary angle. भाई स्पेलिंग देख लेना, TARY होगा। गुड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक, यही होता है। And this. तो ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि आपको भी बोर्ड पे हम बुला सकते हैं और नहीं लगाएंगे तो पिटाई हो सकती है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, तो समझना बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि जब किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? 90 डिग्री के इक्वल। ये θ1 θ2 समझ में आ रहा है? थीटा एक पहला एंगल और दूसरा एंगल θ2। इन दो एंगल का सम, जिसको मैं यहां लिख दूं कि अगर दो एंगल का सम क्या हो जाए? 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? Supplementary. इसको हम लोग पेयर्स ऑफ एंगल्स में पढ़ते हैं। वैसे कहां से पढ़ते हैं? Pairs of. पेयर्स ऑफ एंगल। अगला है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या हो स्पेलिंग हो भाई? बताओ, लिख दें? डबल पी होगा, LE होता है। हाँ, LE होता है। चलिए अच्छा है, स्पेलिंग का ध्यान आ रहा है आप लोगों को। सप्लीमेंट्री एंगल। अब आप बड़े खुश होंगे कि सर से गलती हो रहा है, और सर को बिल्कुल पता है गलती क्यों हो रहा है, क्योंकि सर को नहीं पेपर देने जाना है। स्पेलिंग में आपसे इसलिए चेक करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर देना है। गलती आपसे होगी, हमसे नहीं बेटा, हमारा काम हो गया, हमने अपना पेपर दे लिया है ना। तो गलती आप सुधारिए, हमें मत, हम तो बस आपसे पूछ रहे हैं भाई। इवन मैं बता रहा हूँ कि इसमें कुछ गलती हो सकती है, आप ध्यान दीजिएगा, मतलब सर को पता है, ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। तो भैया इसमें भी आपको पता होगा, कॉम्प्ली में 2 का सम कितना था?
इसमें दो का सम क्या होना चाहिए? 180 तो अगर θ1 और प्लस θ2 मतलब दो एंगल मिला करके, मैं नहीं चाहता हूँ किसी का नाम लो, उसके घर वाले देखें और फिर पिटाई हो जाए, है ना, का वैल्यू 180 हो तो उसको हम कौन सा एंगल कहेंगे? सप्लीमेंट्री। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री। खैर इतनी बात क्लियर है। अब ये आपको बताता जा रहा हूँ, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आपको हम कराते जाएंगे। हाँ 360 को क्या है? अब बेटा वो आपके सिलेबस में तो है नहीं, और मैं गूगल पे तो हूँ नहीं कि वरना मैं आपको बता देता मैं। हाँ क्या का डिवाइड बेटा? अभी आपको दिख रहा है कुछ चैप्टर का नाम आपने पढ़ा है? क्या चल रहा है? कहाँ ख्यालात में खोए रहते हो भैया, यहाँ पढ़ो। आप आपके जीवन में भटकाव बहुत है, भटकिए नहीं, एक ही मार्ग पे चलिए, समझ गए ना? या तो यहीं पढ़ लीजिए या तो वो पढ़ लीजिए, अब दो चीज़ें नहीं हो सकती एक साथ। तो अभी जब यहाँ इधर देखो, इधर किसी भी काम में जब मन करो तो पूरा फोकस होके करो। अब यहाँ पढ़ रहे हो ना, चुपचाप पढ़ो, यहाँ दूसरी चीज़ भूल जाओ, वरना ना वहाँ के रहोगे ना यहाँ के रहोगे, समझ गए? चलो आगे देखते हैं। सप्लीमेंट्री हो गया, देखते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बाद, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये क्या है? लीनियर पेयर का मतलब होता है जब किसी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जब किसी एंगल का सम 180 हो जाए। किसी एंगल का सम क्या हो जाए? 180, है ना? जैसे सपोज ये हमारा OA है और ये B है, ठीक, और ये हमारा C है। अब एक एंगल आपका मान लीजिए था θ1, क्या था? θ1, और ये दूसरा एंगल है जिसका नाम है θ2। जब कंडीशन यही है कि जब दो एंगल का सम θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना हो जाए? 180 डिग्री, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब आती है कंफ्यूजन जब आप पढ़ते हैं चैप्टर ट्रायंगल्स। क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल से लाइन एंड एंगल में कहीं कहीं होता है। लाइन एंड एंगल में क्या क्या होता है बताता हूं मैं आपको। लाइन एंड एंगल्स में जो होता है वो ये होता है कि कहीं कहीं आप सोचते हैं कि सर वो 180 आ गया सम, तो हम वहां पे जो है क्या लिखे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिखे कि सप्लीमेंट्री एंगल लिखे? आता है ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री में दोनों का सम क्या है? 180, और लीनियर पेयर में भी दोनों का सम क्या है? 180। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे भाई? वहां पे तो डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, यहाँ पे एक ही से फॉर्म होने वाले एंगल होंगे। बात आई समझ में? वहां पे दो डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं और यहाँ पे दोनों एक ही पर फॉर्म होंगे स्ट्रेट लाइन पर। सप्लीमेंट्री का ले लिया हमने 30 डिग्री और 150 डिग्री, हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ भी तो सर वही होगा, हम कह रहे बिल्कुल होगा, लेकिन इनकी एक कॉमन सी आर्म है। कॉमन सी क्या है? आर्म है। वहां पे क्या ऐसा कुछ बोला गया था? लेकिन यहाँ तो पहचान के लिए इन्होंने बोल रखा है। तो बेसिकली आप कह तो सकते हैं कि हाँ सेम होता है। क्या हो सकता है? सेम। लेकिन इनको जोड़ा जाता है और इनके कॉमन सी आर्म ऑलरेडी होती है, जोड़ोगे तो उसमें भी कॉमन आएगा। खैर इतनी बात क्लियर है। अगला आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या आता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कितने लोग को पता है भाई क्या होता है? डबल LY होता है क्या? अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें क्या होता है? सपोज कोई एक रे या लाइन सेगमेंट लाइन ले लो, दूसरी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट O पर। इंटरसेक्ट करने का मतलब समझ आ गया? एक पॉइंट O पर। तो मान लो इसका नाम था AB, इसका नाम था CD। ये जो एंगल होगा AOD, ध्यान समझिएगा, AOD यह इक्वल होता है एंगल BOC के। समझ में आ गया? मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, इसको सिंगल डॉट से या एक ही से दिखा देते हैं, ठीक। और ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल। ये एंगल कौन सा था? AOC किसके इक्वल होगा? BOD। क्लियर है? तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब जो एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में हो। इसका डायरेक्शन अगर इधर है तो इसका उल्टा कौन सा होगा? ये वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर इसके। हालांकि इसके कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम हम बाद में देखेंगे। खैर एंगल्स में इतना था, चलो अभी थ्योरम भी बता देते हैं लगे हाथ।
कि अभी रहने दें? बताइए सर। चलिए देखते हैं। थ्योरम्स का शायद इतना पूछना नहीं होता है पेपर में, है ना। रिलेशनशिप है अगर तो ठीक है, अगर होता है तो थ्योरम के लिए अलग से हम वीडियो ही बना देंगे 10-15 मिनट की। बढ़ते हैं इस एंगल्स वाले टॉपिक का इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चंस पर। किस चीज़ पर? क्वेश्चंस पर। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is 37 degree more than its complement. its complement LE होता है ना, डबल पे होता है पक्का? देख लें भाई, कॉम्प्लीमेंट में स्पेलिंग क्या है? सिंगल पे होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहा गया कि हमको उस एंगल के बारे में बताइए जो 37 डिग्री ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, तो पता है ना। चलो भाई बताओ तुम क्या होता है। हाँ, नाम नहीं ले रहा हूं, ना गोपनीयता बनाए रखा हूं मैं। जो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 का सम होना चाहिए 180। इसीलिए न गोपनीयता बनाए रखी थी कि आपने जो है बहुत गलत जवाब दिया है। 90 होना चाहिए 90। चलिए अब सही जवाब है आपका। सॉरी 90 होना चाहिए। आराम से पेशेंस के साथ जवाब दीजिए, इसका मतलब थोड़ी है कि कुछ भी बोल दिया जाए। पेपर में यही जल्दबाजी हुई तब तो गलत हो सकता है। हाँ, क्या गलत है क्या? TRY लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, आपको हमने चेक कर लिया, आप पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसका आंसर डिटेल से लैंग्वेज वाइज लिखने के लिए हम बुला रहे हैं अवनीश को। आइए अवनीश, इसका आंसर आप एकदम लाइन से लिखिए, डिटेल से, क्योंकि भाई पेपर तो आपको देना है। और अगर टीचर पढ़ाएगा आपको तो सिर्फ आपको समझ में आएगा कि भाई क्या है, वो तो आपको स्कूल में भी पढ़ाते हैं। थोड़ा सा आप जरा हटेंगे, आप छोड़ दीजिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप छोड़िए। अब मैं आपको नहीं बुलाऊंगा इसलिए क्योंकि आपको आता है, मुझे ऐसा पता है। मैं बुलाना चाहूंगा, बुला ले क्या? कोई बात नहीं, आज बच जाओ, आज हम बता देते हैं, कल से हम बुलाएंगे, आज नहीं बुला रहे, आज आप बच जाइए। चलिए ध्यान दीजिए, मैं ही बता देता हूं इसका आंसर। आंसर आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि एक बार समझा दे अच्छे से फिर आपको बुलाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले कहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, तो मान लेते हैं लेट द एंगल बी एक्स। क्या मान लें? लेट द एंगल बी एक्स। लिखने का तरीका ही आप ध्यान से देखिएगा, है ना, वरना कल जब मैं बुलाऊंगा और आप तब नहीं लिख पाए तब मैं आपको यहीं पीटूंगा ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने। लेट द एंगल बी वाई, वाई मानेंगे हम, ठीक, कुछ भी मान सकते हो आप। उसके बाद बोला गया विच इज 37 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, वह अपने कॉम्प्लीमेंट से 37 डिग्री क्या है, ज्यादा है। तो हम एंगल को मान ले वाई या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल को मान ले वाई? कॉम्प्लीमेंट होता है। आप कुछ भी मान सकते हैं, इस तरीके से करना होगा तो थोड़ा हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन ये पता है वो 37 डिग्री ज्यादा अपने कॉम्प्लीमेंट से, क्या है 37। तो लेट द एंगल बी वाई एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट या इट्स कॉम्प्लीमेंटरी
सर एम एन गायब हो गया। अरे चलो नीचे, ठीक है, थोड़ा सोचे बोर्ड छोटा है तो हम ना लिखें, तो कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ हम कॉम्प लिख रहे हैं, आप समझ जाएगा। एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, ठीक। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो y है, y मतलब ये वाला एंगल, वो 37 डिग्री ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से। इसका कॉम्प्लीमेंट था x, उससे कितना ज्यादा है, 37 डिग्री। कितना ज्यादा भाई, 37 डिग्री ज्यादा है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है ना, दे रखा है। क्लियर है इतना, कोई डाउट? और आपको पता है, इसके नीचे आप लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। जब दो एंगल का सम 90 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप सोचिए, ये तो हो गया आपका पार्ट, इसके आगे कैसे करेंगे। आप y की जगह पे x प्लस 37 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, x प्लस 37। हमने y की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दी। आप एक आध लाइन चाहे तो बढ़ा सकते हैं, वो कैसे, वैसे आप कभी बढ़ाना तो नहीं चाहते, पर हम फिर भी बता दे रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, वैसे ही आप डायरेक्ट लिख दो, मत बढ़ाओ लाइन, है ना, बोरिंग हो जाता होगा आपके लिए। आपने y की वैल्यू रख दी इक्वल टू 90। यहां रीजन क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y, ठीक। y की जगह पे क्या लिखना था, x प्लस 37 डिग्री। क्लियर है। अब देखो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। 37 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस होकर कितना आया, 53 डिग्री। और ये था 2x के इक्वल, किसके इक्वल था, 2x के इक्वल। अब इसके आगे मैं सॉल्व करूं किधर, चलो इधर कर देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग भी। अब मैं इधर सॉल्व करता हूं, किसके आगे भाई, इधर से सॉल्व। तो x बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 53/2। ये 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में। x इक्वल टू कितना आ गया भाई, 26.5। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, लिख दिए हो गया आंसर, पर आपने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, और एंगल को हमने क्या माना था, y। ये गलती होती है, आपसे भी होती है, हो भी सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि आप निकालना क्या है। क्वेश्चन को बस यही समझना, ये 2 लाइन ही है जो आपको कायदे से समझनी है, वरना आपसे पूछा कुछ और जाता है और टीचर जानबूझ कर ऐसा क्वेश्चन देता है कि आपको लगे यही निकालना है, आप निकाल के छोड़ देंगे, हो गया आंसर। पर आपको पूछा था उस एंगल के बारे में, तो जो कि हमारा y था, हम उसको लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या था, x प्लस 37। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 63.5। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था, आपको उस एंगल का नाम बताना था जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से कितना ज्यादा था, 37 ज्यादा था। तो वो आपका आंसर हो गया 63.5। क्लियर है। सर ये पहले लाइन फिर से ये वाली लाइन, नीचे ये वाली, नीचे ये हाँ बेटा क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला गया, विच इज 37 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। सर मैं ऊपर पढ़ो, एंगल का नाम क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, एक्स एक्स मान लिया। तो बोला क्या गया है, जो एंगल है वो ज्यादा है, कितना, 7 किससे, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री क्या माने थे हम, एक्स से कितना ज्यादा, 37 ज्यादा मतलब क्या होता है प्लस कि माइनस, प्लस प्लस होता है, तो प्लस लिखा है। और वो एंगल क्या था, वाई वाई माने थे। अब आगे समझ में। और आपको पता होगा अगर दो एंगल का सम 90 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, और इन्होंने बोल रखा है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसीलिए हमने क्या लिखा 90। अगर इन्होंने बोला होता सप्लीमेंट्री है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 180 और यहाँ भी लिख देते सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू निकालना आसान था। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोले, बोल दे, देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। पीछे है भैया, लिख चुके ना ये सब, क्योंकि लैंग्वेज का एक पूरा काम है, आपकी राइटिंग
आपके लिखने के तरीके से पता चलता है यू आर वेरी गुड और वेरी बैड स्टूडेंट, नॉट बाय द योर फेस। शक्ल अच्छी होने से इंसान अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। हाँ हम नहीं अच्छे हैं, हम जानते हैं, आई नो वेरी वेल, लेकिन आप अच्छे हो जाइए वो मैं जरूर चाहूँगा। तो अपनी कॉपी जो है अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा। देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ एन एंगल which is find the measure of an angle which is 47.5 degree, 47.5 degree या 47.5 degree more than 47.5 degree is more than twice its कॉम्प्लीमेंट पे दे दें, सप्लीमेंट पे दे दें, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट पक्का। चलो लिख लो, आप देखते क्या आएगा, मोर देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट की वजह स्पेलिंग देख के बताओ, यहाँ डबल पी हो जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से समझना है, y किसको माने x किसको माने आपके ऊपर है, ठीक, पर लगाने का तरीका वही रहना चाहिए। इस बार हम थोड़ा सा जो है घुमा रहे हैं, घुमा क्या रहे हैं मतलब इस बार हम x दूसरे को मान रहे हैं, y दूसरे को मान रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो ध्यान से, लेट द एंगल बी x, एंगल को क्या मान ले हम, लेट द एंगल बी x, एंगल को हमने मान लिया x, क्या मान लिया हमने x, and its supplement या सप्लीमेंट्री एंगल LE, चलो चेक कर लिया, लेट इट्स x and its supplement be y, क्या मान लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब हुआ कि क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन ने क्या बोला वो समझे हम। क्वेश्चन ने बोला है कि जो एंगल है जो कि हमारा क्या था x, वो है कैसा है, वह ज्यादा है, कितना ज्यादा है 47.5 डिग्री ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई, वह ज्यादा है, मोर देन मतलब ज्यादा है, कितना ज्यादा है 47.5, किससे, सप्लीमेंट से नहीं, सप्लीमेंट के ट्वाइस से, ट्वाइस मतलब 2 गुने से, अगर थ्राइस लिखा होता तो 3 गुने से। और इसका सप्लीमेंट क्या माना था हमने, सप्लीमेंट सप्लीमेंट हमने माना था y, सप्लीमेंट क्या माना था y, और उससे ट्वाइस से है, ट्वाइस मतलब 2y से। अब बताइए आप क्या कह रहे थे, समझ गए, मेन लाइन यही थी जो आपको समझना था। क्लियर है, कोई डाउट। अब इसका आगे हम पार्टीशन करके इधर से करेंगे। अब देखो जरा, अब आपको पता है कि x प्लस वाई, एक्स प्लस इक्वल टू 180 डिग्री होता है, लेकिन ये कब होता है, जब सप्लीमेंट एंगल्स हो। कैसे एंगल हो, सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है 180। अभी रूल आपको बताया, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2y प्लस 47.5 डिग्री, कितना लिख सकते हैं 2y प्लस 47.5 डिग्री प्लस y। अब ये क्या था, ये यह था कि x की वैल्यू हमने उठा करके यहाँ पर लिख दी, इक्वल टू में क्या था 180। ये क्या किया है आप भी बता सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ x। जब आपने x की वैल्यू पुट की तो कितना था, x बराबर जितना रहा होगा वही तो उठा के आप लिखेंगे, x बराबर जितना था आपने उठा करके यहाँ लिख दिया। अब देखो 2y प्लस y कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये प्लस में था उस साइड जाएगा तो 47.5 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47.5 डिग्री। चलो माइनस करके बताओ कितना है 132.5। भैया बाकी सब लोग जो है ना मौक व्रत ना रखें, आप बताइए क्या सही है कि नहीं है?
पक्का देख लीजिए भाई, हमें तो नहीं लग रहा 133 आएगा। वो जो आप दिमाग लगा रहे हो उससे अच्छा अब तक कॉपी में लिख चुके होते हैं आप, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं तो उसको लोग ओवर कॉन्फिडेंस कह देते हैं। समझ गए? आ गए इतना? सही है, चलिए बहुत अच्छा है भाई चश्मिश, जवाब सही था तुम्हारा। नाम नहीं लेंगे हम, आप उस काबिल अभी नहीं हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। कितना आ गया भाई? आपका आया y इक्वस टू 1325/30। चलिए अब इसको सॉल्व करके जरा डिग्री में बताइए, डिग्री में एक प्लेस है। जी मैम ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। पॉइंट हटा तो जीरो बढ़ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? एक जीरो बढ़ गया हमारा। अब इसको आप डिवाइड करके बताइए y की वैल्यू कितनी आई। डू इट फास्ट। नहीं गलत हो सकते भाई, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, है ना, हमेशा तो नहीं हो सकते गलत। 44.44.1 बाकी लोग भी जल्दी बताइए आंसर। 135.8। इनका आ रहा है 135, आपका आ रहा है 44, मतलब एक दो नंबर ने सीधे। तो हमें लगता है आप होशियार टाइप के हैं, क्योंकि हमने इसका आंसर पूछा है, आप कुछ और समझ लिए क्या? तो हद है भाई, हमने इसका पूछा है ना, इसको डिवाइड करने में कितना आएगा। मतलब कहाँ ख्यालों में घूमो भाई, यहीं रहो क्लास में। ये पूछा हमने, इसका आंसर बताइए, इसका मतलब y की वैल्यू। चलिए बताइए जल्दी बताओ कितना है? हाँ? इसका है कितना है? 44.1। तो ऐसे बोलो ना 44.1 डिग्री। ये आ गया पक्का? ला भाई इधर ला, देखें ला भाई, कर लेते हैं, देखिए कर लेते हैं भाई मानसिक रूप से। अब आगे आप समझ जाओ। 44.16 17 होगा तो 16 तक आप लिख सकते हैं। 16 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर क्या है भाई? बार है, और इसको आप 67 लिख दीजिए। आप क्या लिख दीजिए? 6 1.7 डिग्री, 44.17 डिग्री। कितना क्या हो गया आंसर? ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं, ये भी आपकी y की वैल्यू। आपसे पूछा क्या गया था? उस एंगल के बारे में, और हमने उस एंगल को क्या माना था? x। क्या माना था? ओहो, ये थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो गया है। तो x बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, थोड़ा ब्राइटनेस सुधार दीजिए, हल्का टाइप कर दीजिए, ध्यान दो। 2 टाइम्स ऑफ y, y मतलब 44.17 और प्लस 47.5। चलिए ऐड करिए, बताइए कितना आ रहा है। और मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताइए। जल्दी करिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्या आप भी मोबाइल के भरोसे बैठी हैं? हाँ तो लगाइए फिर चुपचाप, दिमाग अपना है ना। कितना? 1.84 है ना, ये है। अच्छा क्या इन दोनों का सम 180 आ रहा है? क्या इन दोनों का सम 180 आ रहा है? आना चाहिए ना भाई, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। दो एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है, तभी सप्लीमेंट होता है। क्या इन दोनों का सम आया 180? तो फिर आप कैसे कह दिए भाई आंसर सही है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अच्छा क्यों नहीं आ रहा भाई? कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही क्या? नहीं आ रहा। कहीं तो गलत हुआ। कहाँ गलती हुआ? क्या हम इसको 6 कर दें? अगर हम इसको 6 कर दें तो हमको यहाँ भी 6 करना पड़ेगा। यहाँ 6 करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताओ क्या आ रहा है? इसका 88.32 और ये आएगा 88.32। हाँ, और इसका आएगा 135.82 135. 8। इसको भैया 50 समझना, पॉइंट के बाद सिर्फ 5 लिखा है ना, तो इसको 50 आप समझ सकते हैं। तो जल्दी करके बताइए। लाइए मैं देखता हूँ भाई, मोबाइल लाइए।
क्योंकि इतना टाइम है नहीं जो हम सुधारें। तो अगर हमने माना इसको 44.16 इंटू 2 टाइम्स 88.32 प्लस कितना था 47.50 135.82 ये आ रहा था। तो क्या अभी भी आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है बता सकता है कोई? बताता हूँ मैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्या टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर था, तो ये एग्जैक्ट नहीं आया, ये एग्जैक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से आपके पूरे का सम एग्जैक्ट नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो आप एक काम कर लीजिए, इसको मान लीजिए 17 ही, क्या मान लीजिए 17 था, अप्रॉक्स है ना ये क्या है? तो यहाँ आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली या अप्रॉक्स, क्या लिख दिया? अप्रॉक्स। और इसको भी मान लीजिए आप, इसका कितना था 135.84 था। तो अब इनका सम जो है आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये इसके अप्रॉक्सीमेशन की वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी सी हटेगी। जो आप 9th क्लास में, तो फिजिक्स में शायद नहीं है, अब 11th में चला गया, तो आप समझ सकते हैं। तो इसको आप 4 ना मान के इसको आप 3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 3, ठीक। अब हो जाएगा सम? कभी भी नहीं हुआ, क्यों? अब तो हो जाना चाहिए ना, अब ऐड करो 180 हो गया। 180 तो बेटा देख करके वहां से हटाइए। इस तरीके से नहीं तो आ रहा है एक्यूरेट। किस तरीके से? ये एंगल करेक्ट माने फिर उसका 180 माइनस x, तो उस तरीके से एक्यूरेट आपका आ रहा है 83 ना? हाँ 83। और अगर इस वैल्यू में रखें तो सप्लीमेंट 44.17 44.17 तो आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है? अगर सॉल्व करेंगे आप तो 84 हो जाएगा। 84 हो रहा है। चले कोई बात नहीं, आप ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमने चीज़ों में कोई गलती तो की नहीं है, नहीं आपने किया। वैसे आपका भी वो कुछ ना कुछ कहीं तो हुआ होगा, तरीका ये नहीं कह रहा हूँ गलत, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन बिना आए तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो स्टेप तो करना ही पड़ेगा आपको, या बिना किया आ गया आपका? ये इनका 83 कहीं से आ रहा, तो वो कम से वो टर्मिनेटिंग है पूरी तरह से, श्योर हो? तो जब टर्मिनेटिंग नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अप्रॉक्सीमेट में तो है, और जब अप्रॉक्सीमेट में है तो इसका मतलब एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है ना, आएगा। तो खैर आप ये लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आएगा समझ में सबको? चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास की तरफ।